आज की वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ठीक है, यानी जो आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके जितने भी आपके टॉपिक है वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो एकदम देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक स्टेप बाय कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपका पहले कंटेंट क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेजरमेंट में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर एसी ब्रिज क्या होते हैं, फिर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस और मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है एरर एनालिसिस, सीआरओ, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जितने भी, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर फैंटम लोडिंग, वॉट मीटर और इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में बेसिकली आपके जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज इससे बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक ही पूछे जाते हैं अगर पूछे जाते हैं तो थ्योरेटिकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, अगर आपका कोई वायर है उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट का जो भी अपोज करता है उसको आप रेजिस्टेंस बोल दो। ठीक है, ये बेसिक इसका मतलब है। क्लियर है? अब देखो कोई भी रेजिस्टेंस है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो है ना टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज देखो एक होती है आपकी ने एक टर्म पढ़ी होगी टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्लियर है? सो देखो अगर आपके किसी पर्टिकुलर मटेरियल की टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेजिस्टेंस है ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी टेम्परेचर अगर चेंज होगा ना तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आपके अल्फा की वैल्यू कम है यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट की। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने कुछ मटेरियल्स हैं उनको क्लासीफाई किया। ठीक है, वो फ्रिक्वेंटली चीजें आपको पूछी जाती है उनसे रिलेटेड। तो देखो वो मटेरियल कौन सा है ये देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट आपका आता है मैग्नीन। ठीक है, मैग्नीन ये बेसिकली आपको डायरेक्ट इनकी है ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछ लेते हैं यानी कि अल्फा की। ठीक है, या फिर अल्फा नॉट। सो देखो ये जो मैग्नीन है इसके आपके होते हैं 0.00015 पर डिग्री सेल्सियस। इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैग्नीन होता है। फिर आपका आता है सेकंड कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, इनकी डायरेक्ट वैल्यूज आपको पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी होती है 0.0020 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? लास्ट आपकी होती है कॉपर। सो देखो कॉपर की आपकी होती है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। कहीं पे तो आपको ये मिलेगी, कई बार आपको ऑप्शन में ना ये देगा आपको 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों मिल सकते हैं इनमें से। तो ये कुछ पर्टिकुलर मटेरियल है जिनकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका जो रेजिस्टेंस है वो इन मटेरियल से बनाया जाता है, या फिर तो कॉपर से या फिर मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन से। ठीक है, तो देखो अगर आपका कोई पर्टिकुलर मटेरियल है उसमें आप अगर डीसी सप्लाई देते हो तो उसमें सिर्फ आपका होगा आर। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ये आपका होता है डीसी सर्किट के लिए, डीसी सर्किट के लिए। बट जब एसी सर्किट की बात करते हो तो उसमें देखो आपका रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, उसमें उसका इंडक्टेंस भी होता है और उसमें उसका कैपेसिटिव इफेक्ट भी होता है। ठीक है, ये आपका आर, ये एल, ये सी। तो ये कब होता है? जब आप इसमें एसी सप्लाई देते हो। ठीक है, ये आपका एसी सर्किट के लिए है। ठीक है, फॉर एसी सर्किट। सो इसमें देखो ये आपका है तो क्या एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस का सर्किट है, बट इसमें आपका इंडक्टेंस भी है। ठीक है, और कैपेसिटेंस भी है जब आप एसी सप्लाई दे रहे हो। तो इसमें क्या होता है, आपको ये पूछते हैं कि रेजिस्टेंस में से इस इंडक्टिव इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हो और इस कैपेसिटिव इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हो, ये आपको चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखो आप जब कोई सर्किट है, ठीक है, कोई मटेरियल है पर्टिकुलर, उसमें जब एसी सप्लाई देते हो तो आपका एक तो रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है और एक आपका कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर, ये एल, ये सी। ठीक है, ये आपका एसी सर्किट के लिए सर्किट बनता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो अगर आपको इंडक्टिव यानी एल को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करते हो बाइफिलर वाइंडिंग। ये आप नोट लगा के लिख लो। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब आपको एल को एलिमिनेट करना है तो आप यूज करोगे बाई फिलर वाइंडिंग। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है आपका बेसिकली ये आपकी सपोज एक वाइंडिंग है। ठीक है, तो इसके पास में आप क्या लेते हो, एक और वायर ले लेते हो। ठीक है, इससे क्या होता है आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब आया आपका कैपेसिटिव इफेक्ट यानी जो सी है। ठीक है, इसको आपको इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हो, आर ए टर्न
पेरी वाइंडिंग यूज करते हो। ये आपको चीज डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। कैपेसिटिव इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करते हो और इंडक्टिव इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हो। तो देखो ये जो आरियटन पेरी होती है इसमें क्या होता है, सपोज देखो आपके पहली वाइंडिंग ये थी, ठीक है। देखो ये इसका एक टर्मिनल, ये कुछ इस तरह की थी, ठीक है। तो देखो ये इसका एक टर्मिनल, ये इसका एक टर्मिनल, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी फिलहाल कितनी है, डी है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो इस आरियटन पेरी वाइंडिंग में, ये जो डी है इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज कर देते हो। तो देखो ये आपका डी है, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, बढ़ गई ना। सो देखो जब आप सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लेते हो तो क्या होता है, ई नॉट ई आर ए बाय डी। तो जैसे देखो आपने डी को बढ़ाया तो आपका कैपेसिटी इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है। तो ये होता है आपका आरियटन पेरी वाइंडिंग में। क्लियर है, इतना समझ गए आप। तो देखो टू एलिमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट इन रेजिस्टेंस वी यूज बाइफिलर वाइंडिंग, ठीक है। एंड सेकंड, टू एलिमिनेट द कैपेसिटिव इफेक्ट इन रेजिस्टेंस वी यूज द आरियटन पेरी वाइंडिंग। तो ये दोनों ही आप नोट लगा के लिख लो, ठीक है। डायरेक्ट चीज आपको पूछी जाती है एग्जाम में। तो आगे देखते हैं। अब आता है देखो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब यानी जो रेजिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करना है उसका, ठीक है। उसको मापना है कि कितना होगा वो मेजर 1 ओम 2 ओम में से, ठीक है। तो इसके बेसिस में हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासीफाई किया इनका। तो वो देखो, तो देखो फर्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। जब भी आपको लो रेजिस्टेंस कितना, लेस देन 1 ओम, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कि लो रेजिस्टेंस किस कैटेगरी में आता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस आप 1 ओम से कम वैल्यू का मेजर कर रहे हो तो वो आपका कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आएगा, लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी। तो उसके लिए आपके मेथड होते हैं पोटेंशियल मेथड और केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। आपको ये मेथड के नाम भी याद होने चाहिए और ये कौन से मेजरमेंट के लिए होते हैं, यानी लो के लिए या हाई के लिए या मीडियम के लिए। ये चीज आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो सेकंड आता है देखो मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस की रेंज कितनी होती है, 1 ओम से 100 किलो ओम। तो ये रेंज जो लिखी है ना मैंने यहाँ पे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी बार क्या होता है रेंज के अकॉर्डिंग आपको मेथड पूछता है। क्लियर है। या फिर तो पूछेगा देखो मेथड का नाम देगा, फिर पूछेगा कौन सा रेजिस्टेंस मेजर होता है, या फिर पूछेगा कि लो रेजिस्टेंस मेथड इनमें से कौन सा है। इस टाइप में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो देखो मीडियम के लिए कौन सा है, वोल्ट मीटर, सब्स्टिट्यूशन, व्हीटस्टोन ब्रिज और ओम मीटर मेथड, ठीक है। फिर आता है देखो मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, यानी जो हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 100 किलो ओम से ज्यादा, ठीक है। ये रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो देखो इसमें कौन से आते हैं, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, मेगर, लॉस ऑफ चार्ज और मेगा ओम मीटर, ठीक है। ये सारे मेथड मैं आपको कराऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो बस आज की वीडियो में देखो मैं आपको कराऊंगा मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी पोटेंशियोमीटर और केल्विन डबल ब्रिज मेथड दोनों कंप्लीट करवाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस कौन से, पोटेंशियल मीटर एंड केल्विन डबल ब्रिज। सो देखो पहले देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर मेथड क्या होता है। तो देखो ये मेथड आपको सबसे मेन पॉइंट से क्या पूछी जाती है चीजें वो देख लो पहले। फर्स्ट स्टेप इससे पूछा जाएगा, ये पॉइंट आप नोट लगा के लिख लो। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और लो कितनी, लेस देन 1 ओम, ठीक है। ये वैल्यू आपको, ये चीज आपको डायरेक्ट पूछी जाएगी एग्जाम में। सो देखो इसका सर्किट देखते पहले। देखो ये इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है। ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है V, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये है आपका S, ये है R। क्लियर है यहाँ तक। सो देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका हो रहा है I, यहाँ तक क्लियर है। सो देखो ये जो S रेजिस्टेंस है इसके अगर जो वोल्टेज है वो मैंने लिख लिया VS, ठीक है। और जो ये R रेजिस्टेंस है इसके अगर जो वोल्टेज है वो मैंने लिख लिया VR, यहाँ तक क्लियर है आपका। सो देखो यहाँ पे आपका पड़ा एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो ये आपका हो गया देखो पोटेंशियोमीटर। क्लियर है। सो देखो इसमें अब सपोज देखो ये जो टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर के वो यहाँ पे देखो या तो इन दोनों के बीच में जुड़े होंगे, यानी जो S है इसके अक्रॉस जुड़े होंगे, या फिर आपके ये जो R रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जुड़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉमन टर्मिनल बना दिया, आप चाहो तो इसको अलग भी बना सकते हो, ठीक है। अलग कैसे, देखो सिंपली देखो ये जो टर्मिनल है ये आपका हो गया S का, ठीक है। सिमिलरली एक R का भी ऐसे बना सकते हो, फिर सिंपली यहाँ से आप दो टर्मिनल निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
क्योंकि जो एक बार आपने क्या किया, इस पोटेंशियोमीटर को इस आर के क्रॉस कनेक्ट किया, एक बार आपने एस के क्रॉस कनेक्ट किया है, ठीक है, सिंपल ही है। तो ये आपका सर्किट है। देखो अब देखो इसमें क्या है, अगर आपको देखो वी एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अब सपोज करो व्हेन जो आपका पोटेंशियोमीटर है, व्हेन पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एस रेजिस्टेंस, यानी जो आपका एस रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जब कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखो वीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीएस इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, एस। तो ये आपकी हो गई एक इक्वेशन, इसमें कोई डाउट नहीं आपका। अब देखो जब नाउ व्हेन पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस आर, यानी जो आर रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अपने कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें जो वी आर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इक्वेशन 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो देखो आपको कितना मिलेगा, वी एस डिवाइडेड बाय वी आर इक्वल्स टू आई इंटू एस डिवाइडेड बाय आई इंटू आर। तो देखो आई से आई कैंसिल, क्लियर है। तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, आर इक्वल्स टू एस इंटू वी आर डिवाइडेड बाय वी एस, क्लियर है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, और इसमें जो ये आपका आर रेजिस्टेंस है ये आपका और कुछ नहीं, ये आपका है अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, आर आपका ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अननोन रेजिस्टेंस बेसिकली जिसकी वैल्यू आपको मेजर करनी है, ठीक है। और ये जो एस है, एस बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज आपको मोस्टली एस लिखा हुआ मिलेगा, और एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता होती है, ठीक है, या फिर नोन रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हो। तो इसकी मदद से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, और इस आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, लेस देन 1 ओम होगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर मेथड। इस मेथड से आपको देखो एक सिंपल ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया ये आपको याद रखना है, और इससे आपका ये मेथड एक बार आप समझ लो बस, ठीक है, डेरिवेशन को समझ रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे रिलेटेड आपको बस न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो अगला मेथड देखते हैं। तो देखो अगला आपका है केल्विन डबल ब्रिज मेथड। तो देखो आपने जो मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसमें एक मेथड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर है। अब देखो कुछ लोग सोचते हैं कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है, और केल्विन डबल ब्रिज को आप यूज कर सकते हो लो रेजिस्टेंस के लिए। इसलिए ये इसलिए होता है बिकॉज जो आपका लीड रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है, यानी कि देखो आपने अगर देखो बीटेक किए तो आपने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की आपकी एक लैब होती है, उस लैब में देखो प्रैक्टिकल जब करते हो तो आपका जो मीटर होता है कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उस ब्रिज में आपको क्या होता है, कुछ कनेक्टिंग लीड्स होती है बेसिकली, इससे मतलब आपके नोड्स बन रखे होते हैं, ठीक है, तो ये जो नोड्स है इनको आपको कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आप यूज करते हो लीड, ठीक है, लीड होती है जिसमें एक वायर यहाँ पे प्लग करते हो, एक वायर यहाँ पे प्लग करते हो। तो ये जो लीड है ना, इनका जो रेजिस्टेंस है ना, बिकॉज इनका रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे इनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा होगा बट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस इफेक्ट को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, उसमें ये इफेक्ट इसका वहाँ पे रहता है, इसलिए उसको हम लो रेजिस्टेंस के लिए मेजर नहीं करवाते हैं। बट केल्विन ब्रिज में क्या होता है, ये जो लीड रेजिस्टेंस का इफेक्ट है ना, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, वो मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करते हो, ठीक है, बट आप इतना याद रखो कि इस चीज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो देखो इन व्हीटस्टोन ब्रिज द इफेक्ट ऑफ लीड रेजिस्टेंस इज नॉट एलिमिनेटेड, सो इट इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। सो देखो अब सिंस आपका क्या है, जो लीड रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है केल्विन डबल ब्रिज में, इसलिए हम केल्विन डबल ब्रिज को यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करने के लिए, क्लियर है। सो देखो द इफेक्ट ऑफ लीड रेजिस्टेंस इज एलिमिनेटेड इन केल्विन डबल ब्रिज बाय यूजिंग 4 टर्मिनल स्विच। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, यानी जो लीड रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो आप एलिमिनेट कैसे करते हो, 4 टर्मिनल स्विच यूज करके, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है आपका डायरेक्ट, ये आपको सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या यूज करते हो आप, 4 टर्मिनल स्विच, क्लियर। और जो देखो एक इफेक्ट होता है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो केल्विन डबल ब्रिज होता है उसमें आपका एक इफेक्ट होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हो, ये चीज आपको पूछी जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल स्विच यूज करते हैं, क्लियर है। तो देखो इन केल्विन डबल ब्रिज रिवर्सिबल स्विच इज यूज्ड
सो दैट द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एलिमिनेटेड। क्लियर है? अब देखो ये मेथड किसके लिए सूटेबल है? लेस देन 1 ओम के लिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो जितने मैंने पॉइंट लगाए कितने 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बिकॉज इनसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखो इसका आप डेरिवेशन देखते हैं। अब देखो पहले इसका मैं सर्किट बना देता हूँ। तो देखो एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, ये वाले आर्म का, एक आपका ये रेजिस्टेंस और एक आपका ये रेजिस्टेंस। ये आपका हो गया लीड का रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जो लीड है ना उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपका बीच में हो गया गैल्वेनोमीटर यानी जी, और यहां से आप क्या देंगे? सप्लाई। तो यहाँ पे मैंने बताया था आप क्या यूज करते हो? रिवर्सिबल स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक रिवर्सिबल स्विच। तो देखो वो कैसा होता है? सिंपल, आपकी ये बैटरी, ठीक है, और इसका ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा, और ये वाला टर्मिनल आपका इससे कनेक्ट होगा। तो ये जो बनाया ना, ये आपका एक रिवर्सिबल स्विच है, रिवर्सिबल स्विच। क्लियर है? सो देखो ये आपका हो गया P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका S। ठीक है, अब ये जो लीड रेजिस्टेंस है ये आपका हो गया R1, ठीक है, ये आपका R2, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया आपका R। तो इस R की अगर आप वैल्यू लिखते हो तो क्या होगा? R1 प्लस R2, जब आपका बैलेंस है, यानी कि इस यहाँ से आपका करंट क्या है? 0 एम्पियर। जब आपका बैलेंस है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R की वैल्यू R1 प्लस R2। सो देखो अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन, ठीक है, तो देखो बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हो उसकी वैल्यू सिंपल, देखो P बाई Q इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r1 डिवाइडेड बाय S प्लस R2। क्लियर है ये? तो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो P फिर S प्लस R2 इक्वल्स टू Q R प्लस R1। तो ये होगी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, P Q आपको सब नोन है, R की वैल्यू आपको बेसिकली निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो R1 और R2 है इनकी अगर आपको वैल्यू मिल जाए तो आप इजीली इस R की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो देखो हम क्या करते हैं, R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, देखो R1 एंड R2 वो आपका क्या है? लीड रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने बता दिया लीड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या करो, ये जो R है और ये जो S है, आप ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में आप अगर देखो बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? P बाई Q इक्वल्स टू R1 बाय R2। ठीक है, अब क्या करो, दोनों में 1 1 ऐड कर दो, यानी P बाई Q प्लस 1 इक्वल्स टू R1 बाय R2 प्लस 1। क्लियर है? तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका? P प्लस Q डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। अब देखो ये जो R1 प्लस R2 है, यहाँ पे किसकी वैल्यू है? R की। बिकॉज देखो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में R की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2। तो यहाँ से आपको क्या मिला? P प्लस Q डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू R बाय R2। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब आप R2 की वैल्यू निकालते हो तो आपको कितनी मिलेगी? R2 इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा देखो R2 इक्वल्स टू R Q डिवाइडेड बाय P प्लस Q। तो ये आपको मिली R2 की वैल्यू। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू और चाहिए? R1 की वैल्यू मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रख के इजीली R की वैल्यू निकाल सकते हो, कैपिटल R की। ठीक है, तो अब देखो बिकॉज जो R है उसकी वैल्यू क्या है? R1 प्लस R2। तो यहाँ से देखो आपको चाहिए R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R माइनस R2। तो ये वैल्यू पुट करो, उसमें देखो क्या होगा? R1 इक्वल्स टू R माइनस RQ डिवाइडेड बाय P प्लस Q। ठीक है, देखो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, ये वैल्यू आपको मिलेगी R1 इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय P प्लस Q। ठीक है, ये आपको किसकी मिली? R1 की वैल्यू। तो देखो दोनों वैल्यू निकल गई आपकी R1 और R2 की। अब क्या करिए, जो आपकी इक्वेशन 1 आई उसमें इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है,
सो देखो आपकी इक्वेशन क्या थी, पी एस प्लस आर टू इक्वल्स टू क्यू आर प्लस आर वन। क्लियर है? तो देखो इसमें अब वैल्यू रखते हैं। अब देखो आर वन की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। आर वन की आपकी आई है पी आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, और जो आर टू है उसकी वैल्यू आपकी यही है क्यू आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, ठीक है। दोनों वैल्यूज में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा पी, ठीक है, ब्रैकेट एस प्लस आर टू की वैल्यू रखो, देखो ये क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट आर प्लस, अब देखो इस आर वन की वैल्यू कितनी आपकी पी आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। देखो इस ब्रैकेट को ओपन करते क्या हो जाएगी वैल्यू पी इंटू एस, ठीक है, प्लस पी क्यू आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर प्लस पी क्यू आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो आपको क्या मिला पी एस इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको आर की वैल्यू क्या मिली, आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस। तो ये आपकी हो गई आर की वैल्यू, यानी आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी। और आपने ये भी देख लिया होगा कि जो लास्ट में आपको जो देखो जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली वो आपके लीड रेजिस्टेंस यानी जो R1 और R2 था उस पर आपकी डिपेंड ही नहीं कर रही। वो वैल्यू देखो एट द एंड आपकी एलिमिनेट हो गई ना। एट द एंड जो आपने लास्ट में अननोन रेजिस्टेंस निकाला उसमें देखो आपका R1 और R2 कहीं पे भी नहीं आ रहा, यानी आपका जो लीड रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट आपका एलिमिनेट हो गया केल्विन डबल ब्रिज में। क्लियर है? तो ये आपको देखो डेरिवेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और आपको ये जो एंड रिजल्ट जो मिला ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो R1 और R2 की वैल्यू है ना ये भी आपको कभी बार पूछ लेते हैं, तो ये सब वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और R1 और R2 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।